नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति के पूरे 30 साल, और इन 30 सालों को आकार दिया एक भयंकर दुश्मनी ने। जयललिता और करुणानिधि के बीच की दुश्मनी। हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद निजी बदला, जी हाँ, एक पर्सनल वेंडेटा, अचानक से एक पूरे राज्य के विकास का सबसे बड़ा इंजन बन गया। अब सोचिए, क्या 1989 में फटी हुई एक साड़ी किसी राज्य के अगले 30 सालों का भविष्य तय कर सकती है? हम अक्सर सोचते हैं ना कि राजनीति तो भाई विचारधारा या मैनिफेस्टो से चलती है, लेकिन ये कहानी इस सोच को बिल्कुल पलट देती है। यहाँ एक बहुत ही व्यक्तिगत अपमान, मतलब एक ऐसा इंसिडेंट जिसने किसी को अंदर तक झकझोर दिया, वो एक स्टेट की प्रोग्रेस का सबसे पावरफुल कैटलिस्ट बन गया। राजनीति का सबसे खतरनाक हथियार कभी कभी एक साधारण सा लगने वाला अपमान होता है, जो पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। और ये कोई एक दो दिन की नोकझोंक नहीं थी। 1989 के उस विधानसभा हंगामे से बात शुरू हुई, फिर 1991 का भारी सत्ता परिवर्तन, 2001 की वो आधी रात वाली गिरफ्तारी, और आखिरकार 2016 और 2018 में जब इन दोनों दिग्गजों का निधन हुआ। इस पूरे लंबे दौर में इस महाकाव्य जैसी दुश्मनी ने एक पूरी पीढ़ी की राजनीति को डिफाइन किया। दशकों तक हर राजनीतिक दांव चला गया, और हर दांव ने तमिलनाडु के सामाजिक ताने बाने पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तारीख थी 25 मार्च 1989। विधानसभा का माहौल उस दिन सच में बहुत गर्म था। एक तरफ तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना बजट पेश करने वाले थे, और दूसरी तरफ विपक्षी नेता जयललिता उन पर करप्शन और सत्ता के गलत इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। और फिर देखते ही देखते सदन किसी लोकतांत्रिक जगह के बजाय एक जंग के मैदान में बदल गया। एकदम अफरा तफरी, मेजों पर हाथ मारे जा रहे हैं, कागज फेंके जा रहे हैं, और इसी शोर शराबे के बीच ये आरोप लगा कि डीएमके के कुछ नेताओं ने जयललिता के साथ धक्का मुक्की की, उनकी साड़ी खींची और उनके बाल नोच दिए। अब आप इमेजिन कीजिए उस पल को, अपमानित, बिखरे बालों और फटी हुई साड़ी के साथ, जब जयललिता उस हंगामे के बीच विधानसभा से बाहर निकली, तो उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। और उसी वक्त एक बेहद अहम कसम खाई गई, मैं इस विधानसभा में तभी लौटूंगी जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने राज्य की राजनीति को विचारधारा से हटाकर एक पर्सनल धर्मयुद्ध में बदल दिया। यहीं से एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने आने वाले दशकों को रोशन भी किया और जलाया भी। करुणानिधि को शायद लगा होगा कि चलो कुछ दिन में ये विधानसभा का हंगामा शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि जयललिता की फटी हुई साड़ी और बिखरे बालों वाली तस्वीरें आग की तरह पूरे राज्य में फैल गईं। इसे सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि हर महिला के सम्मान की लड़ाई बना दिया गया। लाखों महिलाओं ने इस संघर्ष में अपनी खुद की झलक देखी, और उसी दौरान राजीव गांधी की हत्या की ट्रैजिक घटना ने पूरे राजनीतिक माहौल को ही पलट दिया। एक ऐसी सहानुभूति की लहर उठी जिसे रोक पाना नामुमकिन था। और इस सारे गुस्से, इस पूरी सहानुभूति का नतीजा क्या निकला? वो सिर्फ एक नंबर में सिमट गया, और वो नंबर था 2। जी हां, 1991 के चुनावों में तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। जयललिता और उनके गठबंधन को शानदार जीत मिली, जबकि करुणानिधि की पार्टी को इतनी भयंकर हार मिली कि वो पूरे राज्य में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गए। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये जनता का सीधा मैसेज था। कुछ साल पहले जिस महिला का सदन में अपमान हुआ था, उसने अपनी कसम पूरी की और एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी। लेकिन देखिए, राजनीति में और खासकर इस कहानी में पिक्चर यहां खत्म नहीं होती। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 12 साल आगे। 30 जून 2001, सत्ता एक बार फिर जयललिता के पास आ चुकी थी। अब पब्लिक भले ही पुरानी बातें भूल जाए, लेकिन पॉलिटिक्स में पर्सनल अपमान शायद ही कभी माफ किए जाते हैं। 1989 का वो अपमान जयललिता के जहन में बिल्कुल ताज़ा था, और सत्ता मिलते ही ये साफ हो गया कि अब उस पुराने हिसाब को चुकता करने का वक्त आ गया है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अचानक चेन्नई में करुणानिधि के घर पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं। आरोप था एक फ्लाईओवर घोटाले का। और फिर क्या होता है? 77 साल के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि को पुलिस लिटरली घसीटते हुए जबरन घर से बाहर निकालती है। वो विरोध कर रहे हैं, चीख पुकार मची है, और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ नेशनल टेलीविजन पर पूरे देश के सामने लाइव चल रहा था। 12 साल पहले जो बेबसी एक नेता ने महसूस की थी, बिल्कुल वही बेबसी अब दूसरे नेता के साथ थी। ये सत्ता का एक बेहद क्रूर और नाटकीय चक्र था। खैर, इस आधी रात के ड्रामे ने एक बात तो शीशे की तरह साफ कर दी थी। ये राज्य अब पूरी तरह से बदले की आग में बन चुका था।
राजनीति अब चुनाव जीतने या पॉलिसी बनाने तक सीमित नहीं थी, ये पूरी तरह से स्कोर सेटल करने की लड़ाई बन चुकी थी। जैसे ही सत्ता बदलती, बदले का चक्र तुरंत शुरू हो जाता। पुलिस हो, नौकरशाही हो, पूरी की पूरी व्यवस्था इस निजी युद्ध का मोहरा बन गई थी। अब यहां आके आपके मन में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल आ सकता है, क्या इतनी गहरी, इतनी भयंकर राजनीतिक दुश्मनी सच में किसी राज्य के विकास का कारण बन सकती है? हमारा नॉर्मल लॉजिक तो यही कहता है ना कि जब दो बड़े नेता लड़ते हैं तो नीतियां अटक जाती हैं और नुकसान सिर्फ जनता का होता है। लेकिन तमिलनाडु की इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। इस दुश्मनी ने विकास के पहिए को रोका नहीं, बल्कि उसे एक रॉकेट जैसी स्पीड दे दी। इस पूरी सिचुएशन की विडंबना देखिए। ये दोनों नेता सिर्फ चुनाव नहीं जीतना चाहते थे, ये एक दूसरे की पूरी राजनीतिक पहचान को ही मिटा देना चाहते थे। और इसी होड़ में शुरू हुआ कल्याणकारी योजनाओं का महायुद्ध। दोनों में रेस लग गई कि जनता का असली मसीहा कौन है। एक तरफ जयललिता ने गरीबों के लिए बेहद सस्ती अम्मा कैंटीन शुरू की, तो जवाब में करुणानिधि ने सीधे मुफ्त टीवी और मुफ्त राशन बांटना शुरू कर दिया। मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी गई। सत्ता बदलते ही पुरानी योजनाओं को मिटाया जाने लगा। हद तो तब हो गई जब जयललिता ने करुणानिधि के बनवाए गए नए विधानसभा भवन को ही एक विशाल अस्पताल में बदल दिया। और इस भयंकर कंपटीशन का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा अनप्रेक्षित विकास जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोनों नेताओं को पता था कि सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, पब्लिक को सीधा फायदा चाहिए। परम मसीहा बनने की इस भयंकर होड़ में राज्य में लगातार नई नई योजनाएं आईं। एक नेता कोई पॉलिसी लाता, दूसरा उससे भी बड़ी पॉलिसी ले आता। और इस तू डाल डाल में पात पात वाले खेल में तमिलनाडु का एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर देश के कई अन्य राज्यों से बहुत आगे निकल गया। नफरत और प्रतिद्वंदिता जो आमतौर पर विनाश लाती है, यहां उसी ने राज्य का विकास कर दिया। लेकिन देखिए, हर ऐतिहासिक युग का एक अंत तो होता ही है। दिसंबर 2016 जब जयललिता के निधन की खबर आई तो मानिए पूरा तमिलनाडु एक झटके में थम गया। लाखों लोग अपनी अम्मा को विदाई देने के लिए सड़कों पर उतर आए। उनके जाने के साथ एक बहुत बड़ा दौर खत्म हो गया। और फिर ठीक 2 साल बाद 2018 में दशकों तक राज्य की राजनीति को घुमाने वाले दिग्गज करुणानिधि ने भी अंतिम सांस ली। इन दोनों शक्तिशाली आवाजों के शांत होने के साथ ही तमिलनाडु की राजनीति का सबसे नाटकीय चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। इस पूरी जर्नी को अगर हम पलट कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है। ये एक ऐसी विरासत थी जो दुश्मनी से पैदा हुई और जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ मृत्यु के साथ हुआ। इन दोनों ने कभी एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानने से इनकार नहीं किया। राजनीतिक मंच हो या अदालतें, उनका टकराव कभी धीमा नहीं पड़ा। लेकिन इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता कि उनके इसी कटु द्वंद्व ने, इस भयंकर जिद ने ही तमिलनाडु की राजनीतिक पहचान को गहराई से गढ़ा और राज्य को एक मजबूत दिशा दी। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। क्या व्यक्तिगत प्रतिशोध यानी पर्सनल वेंडेटा कभी कभी राजनीतिक विचारधाराओं से भी ज्यादा विकास का शक्तिशाली इंजन साबित हो सकता है? 1989 की फटी हुई साड़ी से लेकर इन दोनों महान नेताओं के अंतिम समय तक का ये 30 साल का सफर हमारी राजनीति की पारंपरिक समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक नकारात्मक भावना अगर अलग दिशा में मुड़ जाए तो सकारात्मक और ऐतिहासिक बदलाव ला सकती है। इस दिलचस्प और जानकारीपूर्ण सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।